बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 35 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 35 में हमने पढ़ना है जी, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लर्निंग। ये लर्निंग जो है टॉपिक आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का आखिरी टॉपिक होता है। इसके बाद इंशाल्लाह आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। लर्निंग के वाले से आपके पास ये 5-6 लेक्चर्स होते हैं। लर्निंग के वाले से काफ़ी ज़्यादा से लर्निंग थ्योरीज में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लर्निंग का जो पहला हमारा लेक्चर होगा, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ना है लर्निंग की बेसिक आपने पढ़नी है, तो इसकी जो बुनियाद क्या है। तो लर्निंग की सबसे पहले हम इसके मीनिंग देखते हैं जी। द नॉलेज वी एक्वायर, द लैंग्वेज वी स्पीक, द हैबिट, एटीट्यूड एंड स्किल डेवलप इन अस आर ऑल ड्यू टू लर्निंग। क्या कहता है जी, जो भी हम कोई भी जुबान बोलते हैं, कोई भी हमने जो नॉलेज हासिल करते हैं, कोई भी हमारे पास जो हैबिट होती है, कोई भी हमारा एटीट्यूड वगैरह जो भी हम अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, वो सारे के सारा क्या होता है जी, लर्निंग के वजह से हो रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट डिफाइन लर्निंग एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब यहां से क्वेश्चन आपके पास आएगा कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड, नीचे आपके पास आ जाएगा नॉलेज, फिर आपके पास आ जाएगा लर्निंग, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन दे देगा साथ। तो यहां से आपने ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन या छोटे छोटे जो कोटेशन है, ये आपने अपने माइंड में बिठाते जाना है, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। Which occurs as a result of activity, training, practice and experience. The definition of learning has the 3 important elements. Number 1, learning results in change in behavior. Number 1 जो learning का आपने पॉइंट याद करना है कि learning से आपके behavior में change आता है। ठीक है जी, जब भी आप कोई लर्न करते हैं, आप कोई आप लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, कोई हैबिट लर्न कर रहे हैं, कोई नॉलेज आपने एक्वायर किया है, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। नंबर 2 है जी, इट इज अ चेंज टेक्स प्लेस थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। चेंज ड्यू टू ग्रोथ एंड मैच्योरेशन आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्टिविटी, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड हैंस दे आर नॉट लर्निंग। अब यहां पे क्वेश्चन आपने क्लियर क्या करना है, कुछ आपके बिहेवियर में चेंजेस ऐसी आती हैं जो आपकी मैच्योरेशन की वजह से, मीन कि जैसे जैसे आप मैच्योर हो रहे हैं, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, बच्चे की एज बढ़ रही होती है, उसकी एज के मुताबिक कुछ उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो वो जो चेंजिंग होती है वो उसकी नेचुरल चेंजिंग है, वो आनी ही आनी है। वो चाहे स्कूल जाए ना जाए, वो यूनिवर्सिटी जाए ना जाए, पढ़े ना पढ़े, उसकी वजह से उसके ऊपर किसी किस्म को कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो जो चेंजिंग्स है वो आपकी लर्निंग में नहीं आती हैं। ठीक है जी, बिफोर इट कैन बी कॉल्ड लर्निंग द चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। ये क्वेश्चन है कि जो आपकी लर्निंग की वजह से चेंज होती है वो आपकी परमानेंट होती है। जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है वो अगर परमानेंट चेंज है तो फिर आपकी लर्निंग हुई है। अगर आपके जो बिहेवियर में चेंज है वो परमानेंट नहीं है तो इट मीन्स कि वो आपकी लर्निंग नहीं थी। वो क्या, वो किसी किस्म को एक्सीडेंटली आपका जो है ना बिहेवियर चेंज हो गया होगा। फॉर एग्जांपल कुछ बाज़ औक़ात ऐसा है, बंदा बीमार होता है, बंदा स्ट्रेस में होता है, बंदा किसी वजह से ज़हनी परेशान होता है, कोई घर की मजबूरियां होती हैं, उस वजह से उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आ चुका होता है। लेकिन वो जो चेंज होता है ना, जो आपका वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो मुश्किल नहीं होता, वो आर्जी होता है। जब वो आपकी टेंशन खत्म होती है तो आपका वो बिहेवियर ठीक हो जाता है, उसको हम कहते हैं वो आपकी लर्निंग नहीं है। ठीक है जी, लर्निंग का जो आपके पास चेंज इन बिहेवियर होता है वो आपका क्या होता है जी, परमानेंट होता है। तो यहां पे 3 बातें आपने क्लियर कर ली हैं जी। रिलेटिवली चेंज इन परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड, आपके पास लर्निंग है। लर्निंग से आपके बिहेवियर में चेंज आता है और वो परमानेंट होता है। और कुछ आपके बिहेवियर में चेंजेस ऐसी हैं जो आपकी मैच्योरेशन, आपकी लाइफ के साथ साथ आनी होती हैं, वो आपकी लर्निंग में नहीं आती हैं। ये 3 बातें आपने क्लियर कर ली। उसके बाद आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ होती हैं जी। लर्निंग इज यूनिवर्सल, मीन के दुनिया जहान की जो भी चीज़ है वो लर्न करती है। वो चाहे वो इंसान है, चाहे वो हैवान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो परिंदा है, जो कुछ भी है वो लर्न करता है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही लर्न करते हैं, बल्कि परिंदे जानवर तक हर चीज़ लर्न करती है। ठीक है जी, लर्निंग इज कंटिन्यूस। लर्निंग का जो प्रोसेस है वो खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यूस रहता है। ठीक है जी, उसके बाद जी लर्निंग रिजल्ट्स इन इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। जब आप कुछ चीज लर्न करते हैं, जब आप लर्निंग करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है जी, लर्निंग इज पर्पसिव।
क्या मतलब कि लर्न कर, जब भी आप कुछ लर्न कर रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। ये बा मकसद चीज होती है, बेमकसद नहीं होती, कुछ ना कोई मकसद उसके पीछे होता है जब आप लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है जी। लर्निंग इज मल्टीपल एंड इंटीग्रेटिव, ये मल्टीपल होती है और इंटीग्रेटिव होती है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी लर्निंग इज कॉन्टिजेंट अपॉन एक्सपीरियंस। ठीक है जी। जो आपका एक्सपीरियंस है ना जी, जो आपके तजर्बात है जिंदगी के, उसके ऊपर आपकी लर्निंग डिपेंड कर रही होती है। ठीक है जी। ये आपकी उसकी जो ना लर्निंग के कुछ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए जी। आप टाइप्स ऑफ लर्निंग का और से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, लर्निंग की टाइप्स कौन कौन सी है। एक आपके पास है मोटर लर्निंग। मोटर का मतलब होता है मोटर कार जैसे होती है या मोटरसाइकिल होता है, ऐसी चीज जो आपने फिजिकली किसी में मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें फिजिकली कुछ मूवमेंट इस्तेमाल होती है, वो आपकी मोटर लर्निंग है। फॉर एग्जांपल उसमें आप लर्निंग से स्विमिंग सीखते हैं, राइडिंग सीखते हैं, ड्राइविंग कार सीखते हैं, फ्लाइंग अ प्लेन सीखते हैं, प्लेइंग द पियानो सीखते हैं, कोई भी मीन्स के आपने फिजिकली एक्टिविटी कुछ भी आपने सीखा है वो आपकी मोटर लर्निंग है। ठीक है जी। जो आपने फिजिकल लर्निंग कुछ भी की है, आपने गेम सीखी है, आपने चलना सीखा है, आपने दौड़ना सीखा है, आपने रेस लगाने सीखी है, आपने कार चलानी सीखी है, जो भी कुछ आपने कोई स्किल सीखी है उसको हम कहते हैं मोटर लर्निंग कहते हैं। फिर आपके पास है परसेप्चुअल लर्निंग। अब आपके जो परसेप्चुअल लर्निंग है जो ना, इसमें आपके पास क्या आता है जी, चाइल्ड गेट सेंसेशन थ्रू सेंस ऑर्गन्स while giving meaning to the sensation perception takes place. It means that objects around him are meaningful to him and he perceives them. They learn the names of different objects in order to differentiate them. जो भी आप जब वो किसी भी पर्सपेक्टिव से सीखता है बच्चा, जब उसके सराउंडिंग जो चीजें हैं उनसे जो सीखेगा उसको हम कहते हैं परसेप्चुअल लर्निंग। जो परसेप्चुअल कोई भी परसेप्शन बनाता है जो किसी भी चीज के हवाले से अपनी जो ना सेंस ऑर्गन की मदद से, उसमें से आपको कोई ट्रेनर वगैरह या किसी किस्म की बाहर से आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। वो क्या होता है जी, अपनी परसेप्शन से ही चीजों के बारे में आपने कोई ना कोई कंसेप्ट क्लियर करता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। फिर आपका मतलब एसोसिएटिव लर्निंग। अब एसोसिएटिव लर्निंग क्या है जी, आपने कोई बच्चे का जो उसकी जो एसोसिएशन है, कोई इसके जो तजर्बात है, जो उसके एक्सपीरियंस है ना, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो सीखता है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। न्यू कंसेप्ट्स आर एसोसिएटेड और लिंक्ड विद द ओल्ड कंसेप्ट। जो अपने पुराने तजर्बात को एसोसिएट करता है न्यू तजर्बात से, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। इनके सिर्फ आपने कंसेप्ट्स क्लियर करते जाना है, इनकी इसके हवाले से कोई आपने पास है वो वर्डिंग यूज करके आपसे पूछ लेगा बताएं ये कौन सी लर्निंग है। उसके बाद आपको पता है कंसेप्चुअल लर्निंग। अब कंसेप्चुअल लर्निंग कौन सी है? A concept is a generalized idea about things. अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि a generalized idea about thing is called, तो किसी भी चीज के हवाले से जो उसका जनरलाइज आइडिया होता है ना जी, जनरल आइडिया होता है, जो अमूमी आइडिया होता है, उसको हम कहते हैं कंसेप्ट कहते हैं। Person or events in the form of mental image. The concept of house is a mental image that throws up the similarities, common properties of all different houses we know. ठीक है, मीन के जब आपके माइंड में एक घर का लफ्ज आता है ना, हाउस का लफ्ज आता है, तो आपके माइंड में साथ ही क्या ना, एक उसके साथ एक कंसेप्ट बनेगा जनाब, वो हाउस है, उसमें गेट लगा होगा, उसमें जनाब ये टीवी लॉन्ज होगा, उसमें जनाब बेडरूम्स होंगे, उसमें वॉशरूम्स होंगे, उसमें किचन वगैरह होंगी, एक जनरल परसेप्शन आपके माइंड में होती है, उसको हम कहते हैं जी कंसेप्चुअल लर्निंग। फिर आपके पास एनिमल लर्निंग है। एनिमल्स लर्निंग इज मोटर लर्निंग इज डन बाय एक्शन, साइंस एंड सिंबल्स। एनिमल्स लर्न बाय मोटर एक्टिविटीज लाइक रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग वगैरह। जो एनिमल्स हैं वो जो सीखते हैं, तो एनिमल्स की जो लर्निंग होती है वो मोटर लर्निंग होती है। एनिमल्स जो होते हैं वो किसी किस्म की और लर्निंग नहीं करते, वो क्या करते हैं, फिजिकली स्किल ही आपको उनको सिखानी पड़ती है। एनिमल्स को आपकी स्कूल वगैरह या किताब तो नहीं पढ़ाते, बल्कि उनको फिजिकली ही आप ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, तो वो आपकी होती है जी एनिमल्स की, वो उसको हम कहते हैं मोटर लर्निंग होती है। उसके बाद सेंसरी मोटर लर्निंग इज अ सेंसरी मोटर प्रोसेस। सेंसरी मोटर लर्निंग इज कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटी ऑफ बोथ सेंसरी ऑर्गन्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज बाय यूजिंग आर्म्स, हैंड्स, फिंगर, लेग्स, टॉयज एंड बॉडी मूवमेंट्स वगैरह। ठीक है जी। जो आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो आपके 6 सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सेंस ऑर्गन्स के साथ आपने जो फिजिकली आपके जो आपके फिजिक्स है, आपके हाथ पांव फिंगर्स वगैरह हैं, उनको दोनों को मिलाकर जो आप सीखते हैं उसको हम कहते हैं जी सेंसरी मोटर लर्निंग।
सेंसरी मोटर लर्निंग उसको हम कहते हैं जी। उसके बाद आपके पास है जी एटीट्यूडल लर्निंग है। चाइल्ड डेवलप सर्टेन एटीट्यूड टुवर्ड द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स थ्रू विच लर्निंग टेक्स प्लेस। जो आपका जो अपना एटीट्यूड है किसी भी चीज के हवाले से, उससे भी आप कुछ सीखते हैं जी। वर्बल लर्निंग क्या जी, ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट वर्बल लैंग्वेज वी स्पीक एंड कम्युनिकेशन डिवाइस वी यूज आर द प्रोडक्ट ऑफ वर्बल लर्निंग। साइन, पिक्चर, सिंबल, वर्ड, फिगर्स, साउंड एंड वॉइसेस आर implied in the individual as essential instrument for engaging the process of verbal learning। मीन के जो आपने बातचीत से जो सीखना होता है ना, एक आपके पास है जी मोटर लर्निंग जो आपने फिजिकली सीखना होता है, और एक आपके पास है वर्बल लर्निंग जो आपने बातचीत से या लेक्चर से आपने सीखना होता है, उसको हम कहते हैं जी मोटर वर्बल लर्निंग। उसको साइन से सीख सकते हैं, इशारों से, पिक्चर से, आप वीडियो लेक्चर से, ऑडियो लेक्चर वगैरह से, उसको हम कहते हैं वर्बल लर्निंग कहते हैं जी। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या है जी, when the child is presented with two or more stimuli with differ in some detail, the child distinguish the difference in such a way the child learn by discriminating the things or objects। आप दो किस्म की चीजें बच्चे के सामने रख दें, दो किस्म की चीजें, एक चीज ऐसी जो उन दोनों में वो फर्क करना सीखेगा। दोनों में फर्क, एक चीज खेलने वाली होगी और एक चीज खाने वाली होगी, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता क्या पहले क्या करेगा, खाने वाली चीज को भी मुंह में डालेगा और खेलने वाली चीज को भी मुंह में डालेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जब वो जनाब इन चीजों से वो सीख जाएगा और उसको पता चल जाएगा ये चीज खेलने वाली है और ये चीज क्या है जी, ये खाने वाली है, तो खाने वाली चीज को वो खाएगा और खेलने वाली चीज को वो खेलेगा। ठीक है जी, तो वो दोनों चीजों के दरमियान फर्क करते करते भी आप कुछ सीख जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम अपना लर्निंग थ्योरीज के बारे में क्वेश्चन करने हैं जी। अब ये लर्निंग टाइप्स आपने इसमें से बेसिकली आपके पास ये दो तीन ही बातें आई हैं। एक आपके पास है मोटर लर्निंग, एनिमल लर्निंग आपके पास है मोटर लर्निंग होती है, और दूसरी आपके पास है वर्बल लर्निंग। तो वर्बल लर्निंग जो आप स्कूल्स वगैरह में सीखते हैं, जो लेक्चर्स के थ्रू किताबों से पढ़ते हैं, वो आपकी वर्बल लर्निंग होती है। और जो आप बाहर से एक्सपीरियंस के या आप कोई भी ट्रेनिंग करके ट्रेनर से या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से सीखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी मोटर लर्निंग कहते हैं। ठीक है जी। ये आपके और कंसेप्चुअल लर्निंग के वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इंशाल्लाह कि कंसेप्ट किसे कहते हैं। किसी भी चीज का जनरलाइज्ड लर्निंग जो होती है ना, जो जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको हम कहते हैं जी कंसेप्ट कहते हैं। ये आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आपके पास है जी लर्निंग थेरीज दो टाइप्स की हैं जी। एक आपके पास एसोसिएशन थेरीज और दूसरी आपके पास है फील्ड थेरीज। एसोसिएशन थेरीज और फील्ड थेरीज। आप एसोसिएशन थेरीज क्या कहते हैं जी, एसोसिएशन थेरीज आल्सो कॉल्ड S&R थेरीज, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स थेरीज। स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स थेरीज, ये थेरीज कहती हैं कि जो बंदा अपने जनाब कोई भी जब उसको कोई काम पड़ता है, कोई भी उसको जो स्टिमुलाई मिलता है, कोई भी चीज उसको छेड़ती है, कोई भी उसको जनाब को मुहर्रक मिलता है, उसके रिस्पॉन्स से वो सीखता है, उसके रिस्पॉन्स से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, बंदे को स्टिमुलाई आया है, क्या भाजी, एक बंदा खुदा ना खास उसको करंट लगा है, अब वो क्या करेगा, उससे वो सीखेगा कि जनाब नंगी तार को हाथ नहीं लगाना। अब उसने सीख लिया कि नंगी तार को हाथ नहीं लगाना। कोई भी उसको स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मीन के जो स्टिमुलाई की वजह से उसको काम हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक जो है ना बंदे का पांव किसी गर्म जगह पे आ गया, ठीक है, अब स्टिमुलाई क्या है जी, गर्म जगह है, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है जी, उसका पांव जल गया, ठीक है जी। तो उसके स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स की वजह से वो सीखता है कि जनाब गर्म जगह पे पांव नहीं रखना है। तो ये है एसोसिएशन थ्योरीज। उसके बाद है फील्ड थेरीज आपके पास है जी। फील्ड थेरीज कहता है जो बंदा सीखता है वो बाहर से सीखता है, बाहर के तजर्बात से सीखता है, बाहर की जनाब लोगों से सीखता है, बाहर की स्किल से सीखता है, फिजिकली एक्टिविटीज से सीखता है। ठीक है जी। ये आपके पास है फील्ड थेरीज। इसको हम कहते हैं कोग्निटिव थेरीज भी उनको कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है जी, फील्ड थेरीज का कोग्निटिव थेरीज। फील्ड थेरीज ऑफ आर लर्निंग क्रिटिकल मैकेनिकल एसोसिएशन। They place greater emphasis on internal mental process like perception, attitude, etc., and cognition structure which might acquire from past experience as basic of learning। कहता है जी जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस होता है उसका जो आपके माइंड में परसेप्शन बैठता है, जो आपके जहन में जो परसेप्शन होती है, आपका जो अपना एटीट्यूड होता है, जो आपका अपना बिहेवियर होता है, आप अपने बिहेवियर से जो सीखते हैं उसको हम कहते हैं जी फील्ड थेरीज कहते हैं। फील्ड थेरीज कहते हैं जी आपके पास जो स्टिमुलाई या मुहर्रक की जरूरत नहीं होती है, बल्कि क्या करते हैं जी इंसान के जो मेंटल में जो चीजें उसके पास से तजर्बात होते हैं ना, उन तजर्बात की रोशनी में ही वो कंटिन्यूसली सीख रहा होता है। इनमें थोड़ा फर्क समझ लें। एसोसिएशन थ्योरीज क्या कहती हैं कि जब बंदे को कोई जनाब कुछ स्टिमुलाई मिलता है, कोई मुहर्रक मिलता है, कोई इसके साथ ट्रेजेडी होती है, उस ट्रेजेडी के रिस्पॉन्स से वो सीखता है।
फील्ड थ्योरीज कहती हैं जी नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि उसका जो मेंटल प्रोसेस है हर वक्त चलता रहता है, अपने माजी के तजर्बात से उससे वो सीखता रहता है इंसान। ठीक है जी। अब इनके दरमियान जो फर्क है ये मैंने एक टेबल में लिखा है जी। एसोसिएशन थ्योरीज क्या कहती हैं जी, लर्निंग इज फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ एस एंड आर कनेक्शन एडेड बाय द रेनफोर्समेंट। क्या कहता है जी, आपकी एसोसिएशन थ्योरीज कहते हैं जो आपकी लर्निंग है वो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के कॉम्बिनेशन से आप सीखते हैं, और एडिड बाय रेनफोर्समेंट मीन के उनको रेनफोर्समेंट से उनको मदद मिलती है। रेनफोर्समेंट कहते हैं कुमक को किसी को, जब पंजाबी में कहते हैं हलाशेरी देने को। ठीक है जी। जब किसी को पीछे से कोई बंदा मोटिवेट करता है ना, मोटिवेट करता है तो उसकी मोटिवेशन से उसको स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स से वो सीखता है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इनटू अ कोग्निटिव स्ट्रक्चर। फील्ड थ्योरी कहती है जी नहीं वो जनाब है वो जो स्टिमुलाई रिस्पॉन्स का कोई चक्कर नहीं है, बल्कि जो उसके जनाब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है, जो माजी में वो एक्सपीरियंस करता है बच्चा, वो एक्सपीरियंस वो इकट्ठे होते जाते हैं उसके माइंड में, तो उससे एक कंसेप्ट जनरेट करता है कि जनाब ये वाला काम इस तरह से करना है, तो वो उसको कहते हैं जी फील्ड थ्योरीज कहते हैं, उनका कहते हैं जी फील्ड थ्योरीज कहते हैं। लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लर्निंग इज एडिटिव एंड इंटीग्रेटिव। अब ये कहते हैं ये जो लर्निंग है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलती है। फील्ड थ्योरी कहती है जी लर्निंग बिगिन विद परसेप्शन ऑफ द होल इम्परफेक्टली एंड प्रोग्रेसिव क्लैरिफिकेशन ऑफ द होल एंड पार्ट्स इन द रिलेशन टू द होल। क्या मतलब है जी, ये कहते हैं ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलती है, और ये कहते हैं ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलती है लर्निंग। ये कहते हैं लर्निंग जो है लर्निंग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलती है, और ये कहते हैं जी जो आपके पास लर्निंग है, लर्निंग आपके पास जनरल थ्योरी से आप स्पेसिफिक चीजों की तरफ आते हैं। आपका एक एक्सपीरियंस जनरल होता है, आपने जनरली देखा कि जनाब ये जो बंदा है फॉर एग्जांपल अगर बंदा मेहनत ना करे तो बंदा कामयाब नहीं होता, तो स्पेसिफिकली वो सीख जाता है कि अगर मैं भी मेहनत नहीं करूंगा कि मैं भी कामयाब नहीं हो सकूंगा। ठीक है जी। ये आपके पास होगी, इसमें आपके पास ये वाला पॉइंट आपका फील्ड थ्योरी एसोसिएशन थ्योरी का। उसके बाद आपके पास है एसोसिएशन इज डू नॉट एट्रीब्यूट एनी मोटिव और पर्पस फॉर ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग लर्निंग। कहता है जी जो एसोसिएशन वाले कहते हैं जी वो इसमें किसी किस्म का आपके पास जो है ना कोई आपके पास है ना कोई मोटिव या पर्पस नहीं होता। आपको लर्निंग करते में कोई मोटिव या पर्पस नहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, कोई मोटिव या पर्पस इसमें मीन्स के कोई आपका इरादा नहीं होता कुछ बात सीखने का, बल्कि एक्सीडेंटली कोई भी आपके सामने कुछ स्टिमुलस आया उसके रिस्पॉन्स में आपने सीख लिया। आप जा रहे थे नंगे पांव सफर कर रहे थे, आपके पांव खराब हो गए, तो आपका कोई मकसद नहीं था सीखना जूता पहनना, बल्कि क्या हुआ आपने एक्सीडेंटली सफर किया, नंगे पांव सफर किया, पांव खराब हुआ, तो ऑटोमेटिक आपको अकल आ गई कि मैंने जूते के बगैर बाहर नहीं निकलना है। मीन्स कि आप किसी और काम से बाहर निकले थे लेकिन आपने लर्न किया कि जनाब जूते के बगैर बाहर नहीं निकलना है। फील्ड थ्योरीज क्या कहती है जी, ऑल ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग लर्निंग आर मोटिवेटेड एंड गोल डायरेक्टेड। फील्ड थ्योरीज कहती है जी ऐसा नहीं है, जो भी बंदा सीखता है वो अपना गोल सेट करके सीखता है, उसको पता होता है कि मैं क्या सीख रहा हूं। क्या कहता है जी, मैं क्या सीख रहा हूं, उसको पता होता है, उसको पहले से पता होता है कि मैं क्या सीखना चाह रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी एम्फिसाइज ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस अंडर कंडीशन ऑफ रेनफोर्समेंट। कहते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस मीन के बार बार वही काम जो उसको करेगा उनको रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल पहले वो काम कर रहा है कि वो जनाब एक जगह पे कोई भी काम को कर रहा है, किसी भी काम को वो कर रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हो रहा, वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करेगा। ड्रिल कहते हैं जी बार बार एक जगह पे घूमना, एक जगह पे बार बार वो काम करेगा तो एटलीस्ट क्या आखिरकार उसको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो कहते हैं ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है ना बार बार काम करने से उसको लर्निंग आती है। ये कहता है जी एम्फसाइजेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। कहता है जी ये जो आपका फील्ड थ्योरीज है वो कहती है जो बंदे के अंदर जो डेवलपमेंट हो चुकी होती है ऑलरेडी, वही जो ना एक डेवलपमेंट जो है ना वो इसमें प्रैक्टिस नहीं होती बल्कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू उसकी लर्निंग होती है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन और आइडेंटिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द टू लर्निंग टास्क। ये कहता है जी ट्रांसफर इज ड्यू टू द ट्रांसपोसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टास्क लर्नड। क्या मतलब है जी, कहता है जी इसमें आपके पास है जी दो एक जैसी चीजें हैं ना, आपने दो टास्क एक बच्चे को दिए
उन दो टास्क में से जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी वजह से लर्निंग करते हैं, और उनकी वजह से जो लर्निंग जो ट्रांसफर होती है, ठीक है। और ये कहते हैं जी नहीं, आपके पास है दो दो टास्क के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से ये आपस में ये लर्न करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास लर्निंग थ्योरीज के बारे से क्वेश्चन हो गए कि आपके एसोसिएशन थ्योरीज किसके ऊपर जो है ना ये स्ट्रेस करती हैं और फील्ड थ्योरीज किसके ऊपर स्ट्रेस करती हैं, ठीक है जी। एसोसिएशन थ्योरीज किसके साथ करती हैं और फील्ड थ्योरीज क्या करती हैं। एसोसिएशन थ्योरीज कहती हैं कि जनाब जो बंदा है जो एक्सीडेंटली चीजें सीखता है वो उसका कोई मकसद नहीं होता उसके पीछे, ठीक है जी। जो भी उसको कोई आपके पास है ना स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलाई का मतलब होता है किसी भी वक्त कोई भी आपके साथ चीज हैपन हो जाए, कोई भी चीज आपके साथ हो जाए, कोई भी हादसा पेश आ जाए, वो स्टिमुलाई है। और इस स्टिमुलाई से वो कहते हैं जी बंदा गिर गिर का ही जो ठोकरें खा करके सीखता है, तो एसोसिएशन थ्योरीज कहते हैं बंदा ठोकरों से सीखता है। लेकिन फील्ड थ्योरीज वाले कहते हैं ऐसा नहीं है जी जनाब, बंदा क्या करता है अपने दिमाग से सीखता है, अपने मेंटल प्रोसेस से सीखता है। आस्ता आस्ता जो उसके तजर्बात होते हैं वो आप उसके माइंड में बैठते जाते हैं और उससे वो क्या कहते हैं एक उसके अंदर से एक थ्योरी और एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है, उससे वो सीखता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी जो है ना ये आपके पास ना थ्रोडिंकर्स जो ना थ्रोनडाइक्स इसको बोलते हैं, जो थोरनडाइक्स जो थ्रोडिंकर्स जो भी आप इसको पढ़ लें, ठीक है जी। ये आपके पास है ना एजुकेशनिस्ट का नाम था थोरनडाइक्स ही है, ठीक है। थोरनडाइक्स इसको पढ़ लें, ठीक है जी। तो थोरनडाइक्स की जो ना आपके पास ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थी। अब इसने कहा था जी आपके पास है जब बंदे के पास कोई भी काम वो करता है उसके वो बार बार उसको ट्राई करता है, बार बार उसको ट्राई करता जाता है। और उसमें ट्राई फॉर एग्जाम्पल पहली दफा बंदा को गाड़ी चलाना सीख रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते क्या कर रहा है जी उसने एकदम से ब्रेक जो ना ब्रेक उसने प्रेस कर दी, एकदम से ब्रेक प्रेस कर दी, तो वो क्या करेगी गाड़ी एकदम रुक जाएगी और वो और जनाब उसका इंजन भी बंद हो जाएगा क्योंकि उसको गेयर वगैरह लगे हुए थे। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ये आप ये मैंने ट्राई किया है और चलती हुई गाड़ी को यकदम मैंने ब्रेक नहीं लगानी, मीन के जो एरर उसको नजर आ रहे हैं एरर को ऐसा ऐसा रिमूव करता जाएगा, एरर्स को ऐसा ऐसा रिमूव करेगा। उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरीज। मीन के जो भी वो काम कर रहा है उसको वो बार बार करता जाएगा, तब तक करता जाएगा जब तक उसको उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। ट्रायल एंड एरर मीन के एक दफा ट्राई की, जो उसमें गलती थी उस गलती को उसने रिमूव किया, फिर दोबारा ट्राई की, दोबारा ट्राई की तो कोई और गलती वो कर गया, उस गलती को भी उसने रिमूव किया, फिर ट्राई किया, फिर हो सकता है कोई और गलती उसने कर दी, वो भी गलती उसने रिमूव की। अपने आप को रिफाइन करता जाता है बंदा अपने आप को ऐसा ऐसा डेवलप करता जाता है। तो उसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरीज। मीन के आप ट्राई करें और अपने एरर्स को रिमूव करते जाएं, उसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरीज। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जी, there is some sort of motive and arouses the sustain and activity. This motive appears in the form of a need, problem or goal. This implies to activity. क्या मतलब है, कहता है जी इसमें जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है ना इसके पीछे कोई ना कोई आपके पास मोटिव होता है, कोई ना कोई मकसद होता है जिसकी वजह से जब आप किसी भी काम को बार बार कर रहे होते हैं, बार बार काम जब आप करता है उसके पीछे या तो आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है या आपका कोई गोल होता है या आपकी कोई जरूरत होती है। इस वजह से आप किसी भी काम को बार बार करेंगे और उसको आप सीखने की कोशिश करेंगे और हर सूरत में आप करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो आपके जॉब की जरूरत है, आप पीपीएससी और एफपीएससी में बार बार अप्लाई करते हैं। पहली दफा अप्लाई किया, एक बच्चा गया उसने जनाब 100 के 100 नंबर लगा के तुक्के लगाया, उसके क्वेश्चन भी 70 ठीक थे लेकिन तुक्के लगाने की वजह से उसकी जो ना पीपीएससी में जो है ना वो उसके जो है नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसके जनाब नंबर कट गए। वो क्या करेगा, अब ये नेक्स्ट जब मैंने पेपर देने जाना है मैंने नेगेटिव मार्किंग को मद्देनजर रखना है, ये मैंने एरर किया था, ये गलती की, इसको मैं रिमूव करूंगा। नेक्स्ट टाइम उसको जितने पेपर में क्वेश्चन आते होंगे सिर्फ वही वो करेगा, ठीक है जी। फिर क्या करेगा, फिर वो खुदा न खाता फिर वो पास नहीं होता, फिर वो अपना वो चेक करता है कि मुझे इंग्लिश में मसला आया या मैथ में मसला आया या जनरल साइंस में मसला आया तो बाकी मेरा क्लियर हो गया, मेरा इंग्लिश क्लियर नहीं थी। फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, अप्लाई करके इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेगा। मीन के जो जो उसके वीक एरियाज होंगे, जो जो उसके एरर्स होंगे उनको ऐसा ऐसा रिमूव करता जाएगा और एटलीस्ट आखिरकार क्या होगा जी
वो सारे एरर्स रिमूव कर लेगा और वो परफेक्शन की तरफ चला जाएगा, अपनी वो लर्न कर जाएगा, वो जो भी काम उसने करा वो गोल अपना अचीव कर जाएगा। और अचीव करने के लिए बार बार जो काम करता है उसके पीछे या तो उसकी कोई मजबूरी होती है, या उसका कोई मोटिव होता है, या उसका कोई गोल होता है, या उसका कोई पैशन होता है। ठीक है जी। द ऑर्गेनिज्म मेक्स सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन, द वेरिड रिस्पॉन्सेज मीन के मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्सेज में आते हैं। ठीक है जी। आप जब ट्राई करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स मुख्तलिफ आते जाते हैं। देयर इज अ प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ द इररिलेवेंट अनसक्सेसफुल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। क्या मतलब है जी? क्या जी प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन करता है जी, बार बार क्या करता है उसमें से चीजों को जो उसकी जो है ना अनसक्सेसफुल फॉर्म होती है ना, जो उसको नाकामी से दो चार होना पड़ता है, वो चीजों को बार बार वो उसमें से खत्म करता रहता है। Finally, there is a progressive integration and establishment of response by which the goal is achieved. मीन के फाइनली इसको फिर वो आस्ता आस्ता रिमूव करते करते उसकी जो खराबियां हैं, जो भी उसके वीक एरियाज को खराब जो खत्म करते करते आखिरकार वो उस नतीजे में पहुंच जाता है, जिस नतीजे से वजह से वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है और वो सीख जाता है और उसका गोल भी अचीव हो जाता है। ठीक है जी। अब इसमें एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था? इसने एक्सपेरिमेंट किया था जनाब, एक फिश रखी थी एक डब्बे के अंदर, और डब्बे के अंदर जनाब जो शीशे के बॉक्स के अंदर रख के उसके दरमियान एक तरफ से उसका एक दरवाजा था, दरवाजा को पुश करें तो दरवाजा खुल जाता था। ठीक है जी। और साथ उसके एक उसने बाहर कैट छोड़ दी थी, बिल्ली छोड़ दी थी। अब बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली ने आके सबसे पहले एकदम से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आगे वो शीशे का बॉक्स था तो उसका जनाब जो उसने बाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो बाइट नहीं कर सकी। फिर बिल्ली जनाब ने इधर से हमला किया तो फिर उसने देखा जी यहां से तो बाइट मैंने किया, फिर बाइट नहीं हुआ। फिर उसने ऊपर से हमला करने की कोशिश की, ऊपर से फिर डिब्बा था, फिर वो नहीं हो सकी। फिर वो जनाब इधर से हमला किया, फिर नहीं हो सकी। फिर इधर से उसने जब हमला किया एकदम से उसने जनाब उसके ऊपर झपटा तो उसने देखा यहां पे तो जो दरवाजा था, उसने जनाब इसको प्रेस किया, दरवाजा आगे तरफ हो गया, वो जनाब मछली को जाओ इसने खा लिया। फिर उसने दोबारा फिर जनाब वही काम किया और बिल्ली के आगे रख दिया। तो फिर बिल्ली ने क्या किया जी? पहली दफा उसने अगर चारों तरफ बाइट की थी ना, अब बिल्ली ने क्या किया जी? बिल्ली डायरेक्ट आई और उसने वही दरवाजे को ऐसे नॉक किया और जिसको प्रेस किया और सीधे अंदर चलेगी। मीन्स क्या बुझिए जो उसके काम थे, जो उसके एरर थे, उसने ऑलरेडी रिमूव कर लिए कि मैंने इधर से ऊपर नीचे सबसे मैंने ट्राई पहले की थी, वो मुझसे नहीं हो सका था, वो सारे उसने खत्म करके सिर्फ ये वाला जो था ना नॉर्थ वाला या साउथ वाला जो उसका दरवाजा था उसने प्रेस किया और उसको जनाब उसने लर्न कर लिया। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरीज। ठीक है जी। उसके बाद इसके 3 लॉज हैं जी। एक है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ये 3 लॉ हैं जी, ये आपके पास अब ट्रायल एंड एरर थ्योरीज के वाले से ये पूछे जाते हैं जी। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या जी? लॉ ऑफ रेडीनेस है जब तक आप किसी बंदे को रेडी नहीं करते पर लर्निंग के लिए तब तक वो कुछ लर्न नहीं कर सकता। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या है? इसकी एजुकेशन इंप्लीकेशन क्या है कि जब तक बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं है, आमादा नहीं है, तब तक वो कुछ भी सीख नहीं सकता है। आपने लर्निंग के लिए तब तक उसको अपने पहले तैयार करना है, ये उसका लॉ ऑफ रेडीनेस है। ठीक है, ये उसकी एजुकेशन इंप्लीकेशन आ गई जी। उसके बाद आपके पास है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है जी? व्हेन अ मॉडिफाइबल कनेक्शन इज मेड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दैट कनेक्शन स्ट्रेंथ इंक्रीज इफ इट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज टू व्हाट वी मीन व्हेन वी से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। क्या मतलब है जी? लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि आप बार बार उसी काम को एक्सरसाइज करते जाएं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है जी? किसी भी चीज को बार बार अगर आप करेंगे तो फिर आपकी लर्निंग होगी। पहले आपके पास कानून क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, आप मेंटली रेडी हो कि मैंने सीखना है। दूसरी बात क्या है? आप बार बार उस काम को एक्सरसाइज करें। उसको क्या उसने क्या लफ्ज यूज किया जी? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार करेंगे तो आपको जो एरर जो होंगे वो रिमूव करते जाएंगे और आप क्या करेंगे? आप उसको अचीव कर जाएंगे। उसके बाद तीसरा आपके पास है जी, ये इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस भी है कि आपने क्या करना है? बार बार चीजों को रिपीट करना है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है जी? इट रेफर टू स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ कनेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट क्या होता है जी? कि जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी की वजह से अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आपके बच्चे का काम करने का मजीद दिल करेगा, आगे आगे वो चलता जाएगा। उसकी जो काम करने की जो विश है वो मजीद स्ट्रेंथ फुल होती जाएगी। ठीक है, अगर उसका जो इफेक्ट है, जो उसका रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव आ रहा है, वो जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस बार बार कर रहा है उसका काम मजीद बिगड़ रहा है। पहला उसने पेपर दिया, उसके 80 नंबर आए, बाद में फिर पेपर दिया 70 आ गए, फिर पेपर दिया 60 नंबर आ गए, फिर पेपर दिए 50 आ गए, फिर वो इस मीन कि उसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इससे उसकी लर्निंग नहीं होगी।
अगर उसका इफेक्ट पॉजिटिव आता है, पहली दफा उसने दिया 80 आ गए, अगली दफा दिया 85 आ गए, अगली दफा दिया 86 आ गए, वो कहेगा मैं ऐसा ऐसा इंप्रूव कर रहा हूं, मेरा इफेक्ट पॉजिटिव है, तो मैं आज ये लर्न कर जाऊंगा, ये मैं अचीव कर जाऊंगा। ये आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट है, ठीक है जी। अब लिमिटेशंस क्या थी एरर एंड लर्निंग थ्योरी की, एरर एंड ट्रायल थ्योरी की, उसमें जी theory of trial and error is true only for motor learning and to learning is a complex task, is an unfamiliar situation. All human beings does not take place at the physical level alone. क्या मतलब है जी, ये जो आपके पास ये एरर एंड ट्रायल थ्योरी है, ये आपकी फिजिकल या मोटर स्किल्स को हासिल करने के लिए तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेंटल स्किल्स या बिहेवियर चेंज करना है तो उसके लिए ये यूजफुल नहीं होती है। उसके बाद है जी रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ एसआर बॉन्ड्स, लर्निंग बिकम्स मैकेनिकल एंड द कॉग्निटिव स्किल्स लाइक थिंकिंग, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिंग, इमेजिनिंग एटसेट्रा हैव नो रेलेवेंस इन द लर्निंग। मींस के इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप काम करते हैं तो जब आपकी लर्निंग मैकेनिकल हो जाती है, इसमें जनाब आप बार बार प्रैक्टिस से लर्न करते हैं, इसमें आपकी जो थिंकिंग पावर है, जो आपकी सोचने की पावर है, जो मेंटल कोग्निशन है, वो आप यहाँ पे वो सेकंड फुट पे आ जाती है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, when fixing the correct pattern of activities, recency, frequency and effect of the element that through association go to make the pattern of activity, but this is not true in case of complex high order learning. A complex algebraic problem cannot be solved by repeatedly doing the problem without proper understanding. क्या कहते हैं जी, आपके पास ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ना, आपने एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का फॉर एग्जांपल आपने एक उसको हिट एंड ट्रायल से किया, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते जा रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगला सवाल हो सकता है वो स्टेटमेंट चेंज कर देता है, उसमें वो कंडीशन चेंज कर देता है, तो फिर उसी तरीके से बार बार तो आप नहीं कर सकेंगे, एक ही तरीका मुख्तलिफ क्वेश्चन के ऊपर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हायर ऑर्डर जो लर्निंग होती है उसके लिए यहाँ पे जो आपके ट्रायल एंड एरर थ्योरी होती है ये फेल हो जाती है। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था जी। कल इंशाल्लाह ताला हम पावलोव की क्लासिकल कंडीशन थ्योरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पावलोव की क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। कल इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।